रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस टॉपिक में ओहम्स लॉ को करेंगे और ये टॉपिक आपके पेपर के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और एमसीक्यूज़ के लिए। इससे पहले बच्चों हमने स्टडी किया था कि जब भी किसी कंडक्टर के क्रॉस वी पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं तो उसमें से आई करंट जो है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उस करंट की मकदार किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है और करंट की मकदार कितनी होगी ये हमने स्टडी नहीं किया था। और इस आर्टिकल में हम ये भी सीखेंगे कि जो एसी करंट है, अल्टरनेटिंग करंट जो घरों में सप्लाई आती है, वो करंट जो है वो इंसान को शॉक क्यों देता है। ऐसे कहते हैं कि इंसान को करंट लग गया है, लेकिन जो डीसी करंट है, जो सोलर प्लेट से करंट आता है, जो सेल या बैटरी से करंट आता है, उससे इंसान को कोई भी शॉक नहीं लगता। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि एसी है तो दोनों ही करंट, कि एसी करंट जो है वो इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है जबकि डीसी करंट नुकसान नहीं पहुंचा रहा। और इस आर्टिकल में हम ये भी सीखेंगे कि जो घरों में सिस्टम है इलेक्ट्रिसिटी का, कम्बिनेशन है पंखों का, बल्ब्स का, वो सीरीज़ कम्बिनेशन है या फिर पैरेलल कम्बिनेशन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, यहाँ पर एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के क्रॉस वी पोटेंशियल की बैटरी प्रोवाइड कर दी गई। जस्ट ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, ओहम कहता है कि जब किसी कंडक्टर के क्रॉस वी पोटेंशियल प्रोवाइड कर देंगे तो उसमें से आई करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और इसकी मकदार के बारे में कहता है कि आई करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। और इसमें एक और टर्म यूज़ की जाती है कि प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट, यानी फिजिकल कंडीशन से हम आज टेम्परेचर ले सकते हैं कि अगर ये एक्सपेरिमेंट 10 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर किया गया तो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हुए टेम्परेचर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं किया गया, तो यानी टेम्परेचर को कम या ज़्यादा नहीं करना, तो आई करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस द कंडक्टर। जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा प्रोवाइड करते जाएंगे, जितनी बैटरी यहाँ पर बड़ी होगी, उतना ही ज़्यादा इस कंडक्टर में से आई करंट जो है वो फ्लो करेगा। इसी को हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज़ करते हुए प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म कर दिया। आई इज इक्वल टू 1/RV और आर को इस साइड पे ले जाएंगे, वी इक्वल आएगा आई आर के। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आर है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और है भी ऐसे ही, और इस आर को हम रेजिस्टेंस का नेम देते हैं। इसी रेजिस्टेंस को हम अभी प्रॉपरली डिफाइन कर लेते हैं। इट इज़ मेजर ऑफ ऑपोजिशन ऑफर बाय लेटिस एटम्स। ये लेटिस जो एटम्स है इसको मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। लेटिस क्या होते हैं? देखो बच्चों, एटम्स जो हैं इस कंडक्टर में वो हमेशा जो है वो वाइब्रेट कर रहे हैं, उनकी कोई फिक्स पोजीशन तो है नहीं, लेकिन इनकी एक इमेजिनरी पोजीशन कंसिडर कर ली जाती है कि ये एटम यहाँ पर मौजूद है, दूसरा एटम यहाँ पर है, तो इन्हीं की इमेजिनरी लोकेशंस को, इमेजिनरी पोजीशंस को हम फिर लेटिस का नेम देते हैं कि लेटिस एटम्स इनकी इमेजिनरी पोजीशन को शो करते हैं ये। इसके बाद इट इज़ मेजर ऑफ ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय लेटिस एटम्स टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। आर इज इक्वल टू वी ओवर आई। उसी फार्मूला को रीअरेंज कर लिया गया तो आर किसके इक्वल आ जाएगा? वी ओवर आई के इक्वल आ जाएगा, यानी आई को इस साइड पे ला के डिवाइड कर देंगे। तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट की बात करें तो रेजिस्टेंस के सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स जो हैं वो ओहम है, और ओहम का साइन यहाँ पे गिवन है आपको। अब अगर हम इस रेजिस्टेंस के यूनिट ओहम को डिफ़ाइन करना चाहें तो हम कुछ इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि देखो बच्चों, जो वोल्टेज हैं इनके यूनिट हमारे पास पोटेंशियल वोल्ट यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस का, और इसी तरह से जो करंट है इसका यूनिट ओहम है। अगर यहाँ पर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो और इसकी वजह से करंट जो है वो 1 एम्पेयर हो, तो इन दोनों को 1 डिवाइडेड बाई 1 हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? 1 आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल आएगा? ओहम के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं। तो इसको हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इफ़ 1 एम्पेयर करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, करंट किस वजह से फ्लो करता है? इस वोल्टेज की वजह से। इफ़ 1 एम्पेयर करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर ड्यू टू 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, देन द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर इज़ 1 ओहम। तो उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी होगी? 1 ओहम होगी। जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उस कंडक्टर में से 1 एम्पेयर करंट जो है वो फ्लो करेगा, तो उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस 1 ओहम होगी। तो नेक्स्ट मूव करते हैं कि ये रेजिस्टेंस डिपेंड किस चीज़ के ऊपर करती है। तो बच्चों, रेजिस्टेंस जो है ये 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगी। डिमेंशंस ऑफ द कंडक्टर, यानी जो कंडक्टर है उसकी लेंथ कितनी ज़्यादा है और उसका एरिया कितना है, वो वायर जो है वो मोटी है या ब्रीक वायर है
तो ये इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। यानी अगर लेंथ किसी कंडक्टर की ज़्यादा है तो उसकी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर एरिया ज़्यादा है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगी। इसमें क्या रिलेशन है देखें बच्चों, अगर इस कंडक्टर का एरिया ज़्यादा है, अगर ये मोटी है वायर, तो ये जो कंडक्टर है इसमें इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए ज़्यादा पाथ जो है वो मिल सकेगा, ज़्यादा पाथ मौजूद होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स की ओपोजिशन जो है इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो कम होगी। अगर वायर का एरिया ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस जो है वो कम होगी। यानी रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जबकि एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अभी बात करते हैं हम फिजिकल स्टेट्स की, यानी ये टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देंगे तो उससे भी रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर हम कंडक्टर की बात करें, उसकी वजह क्या है, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो ये जो लेटेस्ट पोजीशन थी एटम की, एटम यहाँ पर था, ये वाइब्रेट कर रहा था। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देंगे तो इसकी वाइब्रेशंस, थर्मल वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाएंगी। जब ये ज़्यादा वाइब्रेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में ओपोजिशन भी ज़्यादा हो जाएगी। पहले तो ये इस इलेक्ट्रॉन को कुछ भी नहीं कह रहा था, लेकिन अब ये वाइब्रेट करके यहाँ पर भी पहुँच जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में ज़्यादा ओपोजिशन ऑफर करेगा। तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ कर जाएगी किसी कंडक्टर की। नेचर ऑफ द कंडक्टर, यानी जब वो कंडक्टर जो है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, उस मटेरियल में एटम्स की बाउंडिंग कैसी है, और उसके आखिरी शेल्स में, कंडक्शन सेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री चार्ज कैरियर्स कितने हैं, ये उन चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर्स की। तो बच्चों कंडक्टर्स की दो टाइप्स हैं, ओहमिक कंडक्टर्स एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। इससे पहले हमने ओहम्स लॉ को पढ़ा कि जैसे ही वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो करंट इंक्रीज हो जाएगा। तो बच्चों ऐसे कंडक्टर्स जिनमें ये लॉ एप्लीकेबल है कि वोल्टेज इंक्रीज करने से करंट इंक्रीज हो रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों। जैसे ही हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करें, करंट भी इंक्रीज़ हो जाए, तो फिर उस कंडक्टर को हम ओहमिक कंडक्टर कह देंगे। इसको हम प्रॉपर डिफाइन कर लेते हैं। अ कंडक्टर विच स्ट्रिक्टली ओबे ओहम्स लॉ इज़ कॉल्ड ओहमिक कंडक्टर। यहाँ पर एक वर्ड स्ट्रिक्टली यूज़ किया गया, ये भी आपने यूज़ करना है। इसकी डिटेल में आपको बताता हूँ कि ये स्ट्रिक्टली वर्ड जो है हमने क्यों यूज़ करना है। अ कंडक्टर विच स्ट्रिक्टली ओबे ओहम्स लॉ इज़ कॉल्ड ओहमिक कंडक्टर। यानी इसमें होता है क्या है कि जैसे ही हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं तो करंट की वैल्यू भी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो करंट भी इंक्रीज़ होता जाएगा। वोल्टेज को जैसे ही इंक्रीज़ करेंगे करंट की वैल्यू और इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये वो कंडक्टर है जो ओहम्स लॉ को ओबे करता है, और इसको हम ओहमिक कंडक्टर का नेम देंगे। और याद रखें आपके इसमें रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट होती है। ओहमिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगी। एमसीक्यू है, स्लोप ऑफ आईवी ग्राफ प्रोवाइड्स अस। ये स्लोप की अगर हम बात करें तो स्लोप इक्वल होता है, यहाँ पर हम एक प्रोजेक्शन ड्रा कर लेते हैं। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। स्लोप बराबर होता है वाई ओवर एक्स के। तो यहाँ पर वाई की बात करें तो आई करंट है वाई एक्सिस के लॉन्ग, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग वोल्टेज वी है। और ओहम्स लॉ की मदद से देखें तो आई ओवर वी इक्वल आएगा 1 ओवर आर के। यानी उसी फार्मूला को वी इज इक्वल टू आई आर वाले फार्मूला को रीअरेंज कर दिया गया। तो आई ओवर वी किसके इक्वल आ जाएगा, 1 ओवर आर के। और 1 ओवर आर किसके इक्वल होता है, कंडक्टेंस के इक्वल होता है। तो बच्चों इसमें आपने याद रखना है कि जब आई वी ग्राफ यानी आई पहले यूज़ किया जाए और वी बाद में, तो वो ग्राफ हमें कंडक्टेंस प्रोवाइड करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ यानी वोल्टेज करंट ग्राफ। अब वोल्टेज करंट ग्राफ की बात करें तो वोल्टेज जो है, अगर वोल्टेज पहले आ रहा है तो वोल्टेज वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा और करंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा। तो वोल्टेज ओवर आई लिखेंगे हम इसको ना, वाई ओवर एक्स, वोल्टेज ओवर आई। जब वोल्टेज ओवर आई की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ वी ओवर आई किसके इक्वल आ जाएगा, रेजिस्टेंस के इक्वल आएगा। तो हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स अस रेजिस्टेंस। यानी ये दो एमसीक्यूज हैं और आपको कंफ्यूज करते हैं बार बार, इसको आपने अच्छे तरीके से नोट कर लेना है। जब वी आई की बात की जाए, जब वोल्टेज ओवर करंट की बात की जाए, जब वोल्टेज पहले यूज़ किया जाए स्लोप ऑफ वोल्टेज करंट ग्राफ, तो वी ओवर आई आएगा तो उसको हम रेजिस्टेंस कह देंगे। यानी जो चीज़ पहले यूज़ की गई है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग आ जाएगी और जो चीज़ बाद में यूज़ की गई है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग आ जाएगी। तो इसी तरह से वी ओवर आई ग्राफ जो है वो हमें, वी आई ग्राफ जो है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और आई वी ग्राफ कंडक्टेंस प्रोवाइड करता है। अभी मूव करते हैं हम नॉन ओहमिक कंडक्टर्स की तरफ। डिफाइन करते हैं इसको। अ कंडक्टर विच डज नॉट ओबे ओहम्स लॉ स्ट्रिक्टली इज नोन एज नॉन ओहमिक कंडक्टर। इसमें एग्जांपल्स हैं फिलामेंट ऑफ बल्ब एंड सेमीकंडक्टर डायोड्स। अब बच्चों यहाँ पर स्ट्रिक्टली वर्ड जो यूज़ किया गया इसी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए बच्चों ये फिलामेंट एक दिखा दिया गया और उसकी ऑब्जर्वेशन जो है यहाँ पर ग्राफ के मदद से आपको शो की गई है।
वोल्टेज V है और यहाँ पर I करंट है। उस बल्ब को लेट्स सपोज यहाँ पर वो बल्ब है, रोशन है, इसको कनेक्ट किया गया किसी बैटरी के साथ। अब क्या है कि ये जो बैटरी है ये वेरिएबल बैटरी है, यानी इसके वोल्टेज को हम कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो जब स्टार्ट में वोल्टेज कम थे तो इस फिलामेंट में से थोड़ा सा करंट आई पास हो रहा था। तो अब क्या होगा, जब आई करंट इसमें से पास होगा, थोड़ा करंट पास होगा, तो ये ओबे कर रहा था। जैसे ही वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं ये आई करंट भी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एक टाइम आता है हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करते जाते हैं लेकिन करंट जो है वो इंक्रीज़ होना बंद हो जाता है। यानी पहले तो इंक्रीज़ हो रहा था लेकिन अब वोल्टेज को हमने और बढ़ा दिया, करंट इंक्रीज़ हो गया, वोल्टेज को और भी बढ़ाया, करंट इंक्रीज़ हो गया। लेकिन अब जब हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं तो ये करंट इंक्रीज़ नहीं होता बल्कि वोल्टेज तो इंक्रीज़ हो रहे हैं। ये देखो ग्राफ जो है वो किस अलोंग है, वो एक्स एक्सिस के अलोंग यानी वोल्टेज के अलोंग तो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन अलोंग वर्टिकल एक्सिस इंक्रीज़ होना बंद हो गया, यानी अब ये इंक्रीज़ नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि करंट इंक्रीज़ नहीं हो रहा, वोल्टेज को हम बढ़ा रहे हैं। तो ये नॉन ओहमिक कंडक्टर है। अब देखो जो यहाँ पर तो ये ओबे कर रहा था, अब देखें यहाँ पर वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहे हैं, करंट इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कुछ देर तक इसने ओबे किया, फिर ये ओबे करना छोड़ दिया इसने। तो स्ट्रिक्टली का मतलब भी यही है कि हर पॉइंट के ऊपर ओबे करे। अगर यहाँ पर ओबे कर रहा है तो यहाँ पर ओबे नहीं कर रहा, तो ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता, स्ट्रिक्टली ओबे नहीं करता। यानी ओबे कुछ पॉइंट पर तो करता है लेकिन वोल्टेज इंक्रीज़ करने से एक पॉइंट आता है जब ये ओबे करना छोड़ देता है तो हम कहते हैं कि ये स्ट्रिक्टली ओबे नहीं कर रहा उसको ना। इसके बाद इसकी वजह क्या है, इसकी वजह बच्चों यही है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं तो वोल्टेज इंक्रीज़ करते हैं तो उस कंडक्टर का, उस फिलामेंट का थर्मल वाइब्रेशन की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो थर्मल वाइब्रेशन जो हैं वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होंगी, क्योंकि देखें ना जब इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन आके एटम के साथ टकराया, उसने अपनी एनर्जी किसको प्रोवाइड की, एटम को, और एटम की थर्मल एनर्जी इंक्रीज़ होगी। थर्मल एनर्जी इंक्रीज़ हुई तो इसकी थर्मल वाइब्रेशन जो है वो भी इंक्रीज़ होगी। जब ये इंक्रीज़ हो जाएंगी तो ये आने वाले मज़ीद इलेक्ट्रॉन के रास्ते में क्या करेंगी, ज़्यादा ओपोजिशन प्रोवाइड कर देंगी। तो इस तरह से ओपोजिशन इंक्रीज़ हो जाती है तो वोल्टेज हम मज़ीद इंक्रीज़ करते हैं तो करंट इंक्रीज़ नहीं होता। इसके बाद हम बात करते हैं सेमी कंडक्टर डायोड्स की। ये भी एक एग्जांपल है नॉन ओहमिक कंडक्टर की। तो बच्चों सेमी कंडक्टर डायोड जो है ये हम चैप्टर नंबर 18 में स्टडी करेंगे कि ये सेमी कंडक्टर क्या होते हैं और ये डायोड कैसे बनते हैं। लेकिन इसमें एक बैरियर होता है जिसको डिपेंड करता है कि वो किस मटेरियल का है। अगर सिलिकॉन का है तो उसमें जो बैरियर होता है वो 0.7 वोल्ट का होता है, यानी उस डायोड में से जब तक 0.7 वोल्ट वोल्टेज नहीं हो जाते कोई भी करंट पास नहीं करेगा। तो स्टार्ट में फिर उसमें से क्या होता है, वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहे हैं, करंट इंक्रीज़ नहीं हो रहा, करंट है ही नहीं। जब 0.7 वोल्ट होते हैं तो इसके बाद करंट इंक्रीज़ होना स्टार्ट होता है। ये देखें 0.7 के बाद करंट अब्रप्टली इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया। तो अब क्या हुआ है कि स्टार्ट में ये ओबे नहीं कर रहा था लेकिन अब ये ओबे कर रहा है, तो ये भी स्ट्रिक्टली ओबे नहीं करता। इसीलिए हम कहते हैं कि ये नॉन ओहमिक चीज़ है, ये नॉन ओहमिक सेमीकंडक्टर डायोड एक नॉन ओहमिक कंडक्टर की एग्जांपल है, सेमीकंडक्टर डायोड है ये। अब क्या है कि अगर हम बात करें कि इसमें क्या ऐसा था जिस वजह से इसने ओबे नहीं किया, तो बच्चों इसमें बैरियर होता है, जंक्शन बनता है एक, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 18 में जाके। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं जिसमें जंक्शन बनता है दरमियान में और इसके दरमियान कुछ 0.7 वोल्ट जो है वो डेवलप हो जाते हैं। जब तक हम इसके क्रॉस यहाँ पर अगर बैटरी हम लगा भी दें, वेरिएबल बैटरी लगा दी यहाँ पर, तो स्टार्ट में हमने 0.1 वोल्ट वेरिएबल बैटरी से प्रोवाइड किया, ऑपोजिट साइड से कितना था 0.7, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। अब 0.7 जब प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पर वोल्टेज कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, ज़ीरो हो जाएगा। अब 0.7 के बाद जब हम मज़ीद वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो उसके ऐसे करंट जो है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो डायोड्स हैं ये भी नॉन ओहमिक डिवाइसेस की एक एग्जांपल है। इसके बाद हम बात करते हैं इनके कम्बिनेशंस की, सीरीज़ कम्बिनेशन एंड पैरेलल कम्बिनेशन की। सीरीज़ एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। बच्चों रेजिस्टेंस और इसी तरह से जो दूसरी डिवाइसेस हैं, जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दी थी बल्ब और इसके अलावा फ़ैन वगैरह की, तो इनको आपस में कनेक्ट करने के दो सर्किट हैं, दो कम्बिनेशन हैं जिनको सीरीज़ कम्बिनेशन एंड पैरेलल कम्बिनेशन कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सीरीज़ कम्बिनेशन से।
द रेजिस्टेंस कनेक्टेड एंड टू एंड आर इन सीरीज कम्बिनेशन, यानी ये जो रेजिस्टेंस है ये एंड टू एंड कनेक्टेड हैं, तो ये क्या हो जाएंगी, ये सीरीज कम्बिनेशन कहलाएंगी। ये एक ही लाइन में लगी हुई हैं, तो ये क्या होगा, ये सीरीज कम्बिनेशन होगा। तो यहाँ पर R1 रेजिस्टेंस है, R2 अगर हम बात करें चार्ज की, तो Q चार्जेस हैं, अगर यहाँ से 10 चार्ज इन होने हैं तो बच्चों यहाँ से कितने होंगे, रेजिस्टेंस ने चार्ज खा तो नहीं जाने, रेजिस्टेंस जस्ट अपोज करेगी उन चार्जेस को, तो यहाँ पर भी 10 चार्ज जो है वो बाहर निकलेंगे। अगर हम बात करें आई करंट की, मैं आपको आई करंट की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, तो सीरीज़ कम्बिनेशन में जितनी भी रेजिस्टेंस होती हैं उन तमाम में से आई करंट जो है वो बिल्कुल सेम पास होता है। यानी अगर 10 एम्पेयर करंट जो है वो हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है, तो तीनों में से 10 एम्पेयर पास होगा, R1 में से भी, R2 में से भी, R3 में से भी 10 एम्पेयर करंट ही पास होगा। और अगर हम बात करें वोल्टेज की, तो इनके क्रॉस वोल्टेज सेम नहीं होते, वोल्टेज डिवाइड हो जाते हैं। और वोल्टेज किस तरह से डिवाइड होते हैं ये हम नेक्स्ट आर्टिकल में देखेंगे। वोल्टेज डिवाइडर का क्वेश्चन है उसमें, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो ये हम नेक्स्ट में सीखेंगे कि वोल्टेज किस तरह से डिवाइड होते हैं। लेकिन सीरीज़ कम्बिनेशन में आपने याद रखना है कि जो आई करंट है वो तमाम की तमाम रेजिस्टेंस में से सेम होगा। रेजिस्टेंस ही हम यूज़ करते हैं वर्ड के सीरीज़ एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि बच्चों हम स्टडी करना चाहते हैं बेसिकली सर्किट्स को, जो घरों में सर्किट लगे हुए हैं, जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं, जिनमें हमने एग्जांपल ली है बल्ब और फ़ैन की, तो वो भी तो रेजिस्टेंस ही प्रोवाइड करते हैं ना। तो उनको जनरली इजी तरीके से स्टडी करने के लिए हम यहाँ पर बुक लेवल पे जस्ट रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर फ़ैन लगा दी जाएँ या फिर बल्ब लगा दिए जाएँ तो उनमें से भी सेम करंट ही पास होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेम करंट थ्रू ऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर हम बात करें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, अगर टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस जो है वो इन तमाम के सम के बराबर होगी। यानी आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगी, R1 प्लस R2 प्लस R3 के, यानी तीनों रेजिस्टेंस को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। इसके बाद हम मूव करते हैं पैरेलल कम्बिनेशन की तरफ। द रेजिस्टेंस विच आर कनेक्टेड विद ईच अदर साइड बाय साइड, यानी इनको हमने क्या कर दिया, साइड बाय साइड कनेक्ट कर दिया एक दूसरे के साथ, तो इन तीनों रेजिस्टेंस का जो कम्बिनेशन है वो पैरेलल कम्बिनेशन है। यानी ये तीनों एक ही वोल्टेज के ऊपर कनेक्टेड हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम 5 वोल्ट प्रोवाइड करते हैं तो इसके क्रॉस भी कितने हैं, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, तो इन्हें सेम वोल्टेज के ऊपर हैं, तो ये क्या होंगे, पैरेलल कम्बिनेशन के ऊपर होंगे। पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है, R1 के क्रॉस भी वोल्टेज सेम है, R2 के क्रॉस भी और R3 के क्रॉस भी। तो यहाँ पर भी आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो पैरेलल कम्बिनेशन है उसमें वोल्टेज सेम होते हैं, जबकि जो सीरीज कम्बिनेशन है उसमें करंट सेम होता है। तो इसमें करंट क्या होगा, इसमें करंट बच्चों डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ से 10 एम्पेयर करंट आ रहा है तो ये इनकी रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर तो 10 ही मिलेगा, 10 एम्पेयर, लेकिन कुछ लेट्स सपोज 5 एम्पेयर इसमें से पास कर रहा होगा, 2 एम्पेयर इसमें से पास कर रहा होगा और 3 एम्पेयर इसमें से पास कर रहा होगा। यानी ये जो करंट है ये डिवाइड हो जाता है, क्योंकि चार्जेस डिवाइड हो जाएंगे। अगर 10 चार्ज आ रहे थे तो अब यहाँ पर 5 चार्ज जाएंगे, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 चार्जेस जो है वो जाएंगे। यानी चार्जेस जब डिस्ट्रीब्यूट हो गए तो करंट भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो पैरेलल कम्बिनेशन में करंट जो है वो सेम नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि जो रेजिस्टेंस है उसकी मकदार कम है या फिर ज़्यादा है। तो इसको भी हम वोल्टेज डिवाइडर वाले फार्मूला में आर्टिकल में देखेंगे कि किस में से ज़्यादा करंट पास होगा और किस में से कम करंट पास होगा। और अगर R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें तो 1/R इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के इक्वल होता है। तो इस फार्मूला को भी आपने याद कर लेना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो शॉक लगना है, AC करंट अल्टरनेटिंग करंट से शॉक क्यों लगता है और DC करंट से शॉक क्यों नहीं लगता। तो बच्चों जब किसी कंडक्टर के क्रॉस, लेट्स सपोज ये एक कंडक्टर है, इसके क्रॉस हम थोड़े से वोल्टेज लेट्स सपोज 2 वोल्ट प्रोवाइड करते हैं, तो जो चार्जेस हैं वो बिल्कुल स्लो स्पीड के साथ मूव करेंगे। चार्जेस, क्योंकि चार्जेस अब क्या कर रहे हैं, सिर्फ 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो कर रहे हैं। तो जो DC करंट होता है उसमें वोल्टेज बहुत कम होते हैं, उसमें सिर्फ 5 वोल्ट, इसके अलावा 12 वोल्ट तक की बैटरीज यूज़ की जाती हैं। तो 12 वोल्ट की वजह से जो करंट है, जो आई चार्जेस हैं जो फ्लो करते हैं, उनकी स्पीड बहुत ही स्लो होती है। चार्जेस तो मूव कर रहे हैं लेकिन उनकी जो स्पीड है वो बहुत ही स्लो है, और नंबर ऑफ़ चार्जेस जो हैं वो कम फ्लो करेंगे, उनके पास एनर्जी भी कम होगी, तो ये इंसान को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाते। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं किसी AC करंट की, अल्टरनेटिंग करंट की, तो अल्टरनेटिंग करंट में
वोल्टेज बहुत ज़्यादा होते हैं, 220 वोल्ट पाकिस्तान में यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ कंट्रीज़ में 250 वोल्ट भी यूज़ किए जाते हैं। तो 250 वोल्ट के ऐसे जब करंट आई जो है वो फ़्लो करता है तो उसकी मकदार ज़्यादा होती है, उसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है, इन चार्जेस के पास एनर्जी ज़्यादा होती है। क्योंकि देखो ना, ये जो चार्ज है इसको पहले 5 वोल्ट की वजह से रिपल्शन मिल रही थी, अब इसको 220 वोल्ट की वजह से रिपल्शन मिलेगी। तो इस चार्ज के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी कि जहाँ से भी गुजरेगा उसके अपने क्रॉस में जो एटम्स हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। जब उनको एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर देगा तो वो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे, एंट्रोपी को इंक्रीज़ करेंगे और एज अ रिजल्ट इंसान को क्या होता है, शॉक लगता है। तो इसी तरह से अगर 220 वोल्ट है या फिर एसी करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है, तो उसकी वजह से इंसान को शॉक लगता है और डीसी की वजह से शॉक नहीं लगता। और जो अल्टरनेटिंग करंट है, एसी करंट, ऐसा करंट होता है जो अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है। जो सप्लाई हमारे घरों में आती है बिजली की, जो ये खंभे लगे हुए बाहर, ये अल्टरनेटिंग करंट है। और जो करंट हम घरों में यूज़ करते हैं, यूपीएस में, बैटरी में स्टोर करते हैं, या फिर इसके अलावा सेल्स में जो चार्जेस स्टोर होते हैं, वो भी हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, डीसी करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, डायरेक्ट करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें करंट की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रही होती। इसके बाद हम बात करते हैं डेथ कॉज की, यानी इंसान की जो बॉडी है इसको नुकसान होना या फिर किसी बंदे की डेथ हो जाना। तो इसकी वजह करंट, आमतौर पे यही वर्ड यूज़ किया जाता है कि शॉक लगने से, करंट लगने से किसी बंदे को नुकसान हुआ है या उसकी डेथ हुई है। तो ये भी डिपेंड करता है वोल्टेज के ऊपर। तो ये जो डेथ प्रोसेस है ये भी पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ना कि करंट के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये इस तरह का एमसीक्यूज़ भी काफ़ी टेस्ट में पूछा जा सका है कि जो डेथ कॉज है वो करंट की वजह से होती है या फिर वोल्टेज की वजह से होती है। तो बच्चों वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कम्प्लेक्स रेजिस्टेंस सर्किट की, कि यानी जब इन रेजिस्टेंस का एक कम्प्लेक्स सर्किट हो तो आपने उसको किस तरह से सॉल्व करना।